हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिग्नल सिस्टम में यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 4। इसमें हम AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे, या फिर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम AKTU के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यूनिट 4 के अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो Z ट्रांसफॉर्म के अंदर से आते हैं। जैसे कि Z ट्रांसफॉर्म में पूछा जा सकता है कि Z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, Z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, व्हाट इज Z ट्रांसफॉर्म, या फिर इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म पूछी जा सकती हैं, या फिर उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, या फिर इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म पूछ सकते हैं, इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म। इसमें भी इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला या फिर उसकी प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि ROC से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर ROC थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है कि डिफाइन ROC। ठीक है, तो अब हम इसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी देख लेते हैं। इसके अंदर पूछा जा सकता है आपसे कंसेप्ट ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, कंसेप्ट ऑफ Z ट्रांसफॉर्म पूछ सकते हैं, या फिर इसमें पूछ सकते हैं इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म, या फिर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, या पूछ सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं यूनिट 4 से। तो ये तो कंसेप्ट ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, इनिशियल इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म। इसमें थ्योरी भी पूछी जा सकती है और न्यूमेरिकल भी, दोनों ही इसमें से आ सकते हैं। आपको दोनों ही प्रिपेयर करने हैं। इसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैसे आएगा। तो जैसे कि हमसे पूछ सकते हैं डिफाइन Z ट्रांसफॉर्म, डिफाइन Z ट्रांसफॉर्म। ये हम यहाँ पर इसकी थ्योरेटिकल कैसे डिफाइन करेंगे वो नहीं देख रहे, सिर्फ क्वेश्चंस कैसे आएंगे उनको डिस्कस कर रहे हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एडवांटेज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, एडवांटेज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म। या पूछ सकते हैं, एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो है लिमिटेशन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, लिमिटेशन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म। लिमिटेशन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो है सॉल्यूशन मैं यहाँ बता देती हूँ। सॉल्यूशन इसका होता है कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स है, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स कैन नॉट be achieved and plotted and cannot be plotted। सो ये तो आपकी जो है लिमिटेशन है Z ट्रांसफॉर्म की, क्या कि फ्रीक्वेंसी डोमेन रेस्पॉन्स कैन नॉट बी अचीव्ड एंड कैन नॉट बी प्लॉटेड, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप एंड इम्पल्स function and unit ramp function।
impulse function. So this is another question. इसमें कहा गया है कि find the z transform of unit step and impulse function. Impulse function and unit ramp function. ये क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जा सकते हैं. And unit ramp function. So this is also an important question. So question is find the z transform of unit step, impulse function and unit ramp function. ये हम विद सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो है what is the conditions for z transform to exist. क्या कंडीशंस होती हैं z ट्रांसफॉर्म को एग्जिस्ट करने की. इसके अलावा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है कि व्हाट इज ROC, यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इन ROC ऑफ z ट्रांसफॉर्म. इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिस्कस लीनियरिटी प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग, रिवर्सल, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. इसमें सारी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी आ गई हैं. डिस्कस लीनियरिटी प्रॉपर्टीज, शिफ्टिंग, रिवर्सल, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. दिस इज द मोस्ट important question because it consists almost all the properties. And the next important question is state the initial and final value theorem for Z transform. ये भी एक क्वेश्चन बनता है. इसके अलावा कि कंपेयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड Z ट्रांसफॉर्म. कंपेयर लाप्लास transform and Z transform. These are the important questions which are already asked in exams और in future में भी ये आ सकते हैं. तो यहाँ पे हमने कौन कौन से क्वेश्चंस देखे, जैसे डिफाइन Z ट्रांसफॉर्म, या फिर गिव सम एडवांटेजेस ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, या फिर गिव सम लिमिटेशन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. उसका आंसर ये है. और डिफरेंट क्वेश्चंस ये हैं. ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं जो कि एग्जाम से पूछे जा सकते हैं. ये दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्कस कर देते हैं वन बाय वन करके. इसे रफ कर देते हैं. अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. वैसे तो Z ट्रांसफॉर्म में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी सोच सकते हैं कि आ सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं बस यहाँ पर. तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. अब क्वेश्चन है इसके अंदर, फर्स्ट है xn इज इक्वल टू a की पावर n un. सेकेंड वन इज xn इज इक्वल टू माइनस b की पावर n u माइनस n माइनस 1. ये दोनों ही क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. न्यूमेरिकल इसमें से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन का है फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग. xn इज इक्वल टू a की पावर n un. सेकेंड है xn इज इक्वल टू माइनस b की पावर n u माइनस n माइनस 1.
इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि फाइंड दी Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस y1n is equal to 20368 और एरो जो है वो 6 पर बना हुआ है। फाइंड दी Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, y1n इज इक्वल टू 20368, एरो जो है वो 6 पर है। इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो बनता है कि फाइंड दी Z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn इज इक्वल टू n e की पावर n un, n e की पावर n un. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn n e की पावर n un. दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अब इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं. ये प्रीवियस एग्जाम से पूछे जा चुके हैं. फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल. फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल. और सिग्नल क्या है हमारा? xn इज इक्वल टू n टू की पावर n un एंड इसी में ऑल्सो फाइंड द ROC. ऑल्सो फाइंड द ROC मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, तो हम इसका यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं. सबसे पहले तो हम इसमें इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है. तो आंसर है फॉर्मूला है इसका xz इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xn z माइनस n. ठीक है, ये है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास xn इज इक्वल टू n इंटू टू की पावर n इंटू un. un इज अ यूनिट स्टेप सिग्नल इन डिस्क्रीट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे n दिया हुआ है. अगर t दिया होता है दैट टाइम इट विल बी इन अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म, बट यहाँ पे n है तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में है. अब ये un है. un हम जानते हैं कि un जो है वो वैलिड होता है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़. इट मीन्स कि यहाँ पे जो नेगेटिव लिमिट्स हैं उन्हें हम इग्नोर कर देंगे. वी विल कंसिडर ओनली पॉजिटिव लिमिट्स, जैसे कि n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक ही un की वैल्यू यहाँ पे वैलिड होगी. तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n एज इट इज़, और xn की जगह xn की जो वैल्यू है वो है n इंटू टू की पावर n इंटू un, यानी कि xn की जो वैल्यू है हम वो लिख देंगे, वो है हमारी n टू की पावर n un. ठीक है. अब un तो हमें पता है un 1 होता है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़, यानी कि un की जगह हम 1 लिख देंगे. तो यहाँ पर आ गया z की पावर माइनस n. ठीक है. अब हम इसे लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, n बाहर ले लिया हमने और ये आ गया 2z इनवर्स ब्रैकेट में 2z इनवर्स और ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर में n. ठीक है. तो ये आ गई हमारी xz की वैल्यू. ठीक है. अब लिमिट पुट करते हैं. पहले 0 रखेंगे n की वैल्यू को, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे. तो जब n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो xz आएगा हमारा 0. अब n की जगह 1 रखेंगे, देन प्लस 1 आ जाएगा, n ब्रैकेट में आएगा 2z माइनस 1, n की जगह 1 रख दिया, प्लस अब n की जगह 2 रखेंगे तो 2z माइनस 1, n की जगह 2, प्लस अब n की जगह हम 3 रखेंगे, 2z माइनस 1 पावर में 3, प्लस अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी तक ये वैल्यू आएगी. ठीक है. इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं ओपन करके 2z इनवर्स प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 1 प्लस 2
2z माइनस 1 इन ब्रैकेट प्लस 3 2z माइनस 1 इन ब्रैकेट प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारी xz की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ xz। यहाँ पर हमने 0 की जगह 0 हो गया। अब यहाँ पे 2z माइनस 2z इनवर्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो उसे हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 इंटू 2z इनवर्स बचा क्योंकि एक इधर आ गया बाहर कॉमन, देन प्लस 3 2z इनवर्स का होल स्क्वायर बचा क्योंकि एक बाहर आ गया है, ठीक है। तो ये xz हो गया। अब इसके ऊपर हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको हम xz को लिख सकते हैं, xz इज इक्वल टू 2z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम xz को इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हम फॉर्मूला जानते हैं इस तरह का। सो ये हमारा यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म सिग्नल का आ गया। हमें फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल बताना था, वो ये आ गया है। अब हमें ROC बताना है, फाइंड द ROC। तो ROC हम इसी में से बताएंगे, इसे रफ कर देते हैं। तो ROC के लिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो देखेंगे। ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में वैल्यू 2z इनवर्स है, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है, हम इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2z इनवर्स मॉड में ग्रेटर देन 0, यानी कि 2z इनवर्स लेस देन 1, यानी कि z इनवर्स लेस देन 1/2। इट मीन्स कि मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2, ये आ जाएगा। अब इसकी ROC पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ROC पैटर्न ड्रॉ करने के लिए ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। रियल इमेजिनरी, अब यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम जिसकी रेडियस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 है। तो वी कैन से दैट mod of z is equal to 2 is the radius of this circle। ये mod of z is equal to 2 है, यानी कि we can say that mod of z is greater than 2, ठीक है। so this is the ROC for this z ट्रांसफॉर्म। सो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम्स में, और फ्यूचर में भी पूछ सकते हैं, बस वैल्यूज़ को डिफरेंट कर देंगे। हमने देखा हमारे यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म आ गया, हमने इस पार्ट को लिया, ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से ये 2z इनवर्स लेस देन 1 हो गया, यहाँ से वैल्यू आ गई मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2। तो ये हमारी ROC आ गई है। हम इसे देख चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये किस तरह से आया है, उसे मैं ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, और इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो किस तरीके से आएंगे उन्हें भी देख लेते हैं। इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो उसमें क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट है x1n इज इक्वल टू 2 3 4 5 0 7। नेक्स्ट है सेकंड है x2n इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 7। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन है फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। x1n में एरो नहीं दिया हुआ है और x2n में एरो 4 पर है। तो जहाँ एरो नहीं है वहाँ हम ओरिजिन स्टार्टिंग में मानेंगे, यानी कि ओरिजिन यहाँ 2 है, और जहाँ एरो ऑलरेडी गिवन है वहाँ पर हम उसी को ओरिजिन मानेंगे, यानी कि यहाँ ओरिजिन 4 है। चलिए फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में आंसर है कि जो x1 0 है वो हमारे पास x1 0 हमारे पास 2 है, ठीक है। अभी हमने देखा x1 0 इज 2 और x1 1 इज दिस। यहाँ पे ये वैल्यू 1 एक्स्ट्रा और है,
इट इज 1 1 2 3 4 5 0 7 1 2 3 4 0 7 सो 4 5 0 7। ठीक है, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 0 7 1 2 3 4 5 0 7। यहाँ पे एरो नहीं है तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ एरो यहाँ पर है तो स्टार्टिंग पॉइंट 4 है। तो x1 0 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 आ गई, तो x1 0 इज 1। ठीक है, इसी तरह x1 1 की वैल्यू आ गई 2, x1 2 की वैल्यू आ गई 3, x1 3 की वैल्यू आ गई 4, x1 4 की वैल्यू आ गई 5, x1 5 की वैल्यू आ गई 0, x1 6 की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, x1 0 इज 1, x1 1 इज 2, x1 2 इज 3, x1 3 is 4, x1 4 is 5, x1 5 is 0, x1 6 is 7. These all are the x1 values. Now x2 की वैल्यूज देख लेते हैं। पहले हम इसमें इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, xz इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी xn z माइनस n। वी कैन से दैट यहाँ पे लिमिट हो जाएगी समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेके अप टू 6 तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक ना जाके 6 तक, और ये आ गया x1 n z माइनस n। ठीक है, अभी ऊपर वाली वैल्यूज को रफ कर देते हैं या इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा x1 z हो जाएगा आपका x1 z इज इक्वल टू 1 प्लस 2z माइनस 1 प्लस 3z माइनस 2 प्लस 4z माइनस 3 प्लस 5z माइनस 4 प्लस 0z माइनस 5 प्लस 7z माइनस 6। So this is the series of x1z। अब बाकी वैल्यूज को हम ऊपर लिख लेते हैं, इन्हें रफ कर देते हैं। तो यहाँ से x1z आ जाएगा हमारा, जो इन्वर्स है उसे नीचे ले जाते हैं वैल्यूज को, तो x1z आ जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 3 बाय z स्क्वायर प्लस 4 बाय z क्यूब प्लस 5 बाय z4 प्लस ये 0 हो गया प्लस 7 बाय z6, क्योंकि ये तो 0 से मल्टीप्लाई है तो ये 0 आ गया। सो वी कैन राइट इट, x1z आ गया हमारे पास 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 3 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर ये हमारे पास पूरी सीरीज आ गई है x1z की। ठीक है, अब इसी तरीके से हम x2z को फाइंड आउट करेंगे, उसे भी कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ x2z की वैल्यूज देखते हैं। नाउ हम सेकंड वाला डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड में हमारे पास x2 0 क्या होगा 4, x2 1 होगा 5, x2 2 होगा 0, x2 3 होगा 7। ठीक है, ये तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज आ गई। क्या क्या, x2 0 4, देन x2 1 5, देन x2 0, x2 2 0, x3 3 7। अब इस तरह वाली वैल्यूज माइनस में हो जाएंगी, यानी कि x2 माइनस 1 इज 3, x2 माइनस 2 इज 2, x2 माइनस 3 इज 1, x2 माइनस 1 3, x2 माइनस 2 2, x2 माइनस 3 1। ठीक है, यहाँ पर एक बार और देख सकते हैं, x2 0 जो है 4 है, x2 1 5, x2 2 0, x2 3 7, इसी तरह x2 माइनस 1 3, x2 माइनस 2 2, x2 माइनस 3 1। दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x2 सीरीज। अब इसके बाद हम फॉर्मूला जानते हैं, वो है हमारा x2z इज इक्वल टू समेशन, लिमिट यहाँ हो जाएगी n इज इक्वल टू -3 से +3, क्योंकि -3 से लेकर के वैल्यूज जो हैं वो +3 तक जा रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया x2 n z माइनस n, यानी कि हम इसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं x2 z इज इक्वल टू 1 इंटू z माइनस 3 प्लस 2 इंटू z माइनस 2 प्लस
3 इंटू जेड इनवर्स प्लस 4 इंटू जेड ज़ीरो प्लस 5z माइनस 1 प्लस 0z माइनस 2 प्लस 7z माइनस 3, 7z माइनस 3। अब इस सीरीज़ को हम लिख सकते हैं -3 टर्म्स को +3 में बना लेंगे नीचे ले जाके, तो ये x2z आ जाएगा हमारे पास। x2z इज इक्वल टू z, इसे तो z -3 ही रहने देते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, ये नीचे चला जाएगी टर्म तो ये हो जाएगी x2z, ये हो जाएगा 1/z³ प्लस 2/z² प्लस 3/z प्लस 4, क्योंकि z की पावर 0 1 होता है, प्लस एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है उसे दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि ये पावर जो है वो प्लस में आएंगे। एक सेकेंड, इसे दोबारा देख लेते हैं। ये तो हमने जो वैल्यूज रखी थी वो आपको याद रखनी है, कहाँ से दोबारा देखना है वो देख लेते हैं। x2z जो है वो है आपका समेशन n इज इक्वल टू -3 से 3 x2n z माइनस 3। यहाँ जो वैल्यू है वहाँ n की वैल्यू 0 है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, इसी तरह यहाँ n की वैल्यू -1 है। तो जहाँ n की वैल्यू ये लिमिट है z की पावर -n रहेगा, यहाँ पे z की पावर -n। अब जहाँ पर n की वैल्यू 0 रखेंगे वहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, जहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे वहाँ ये सीरीज राइट साइड में माइनस में आ जाएगी, और जहाँ हम ये n की वैल्यू को माइनस में रखेंगे यानी कि लेफ्ट साइड में, वहाँ ये वैल्यूज़ प्लस में आ जाएंगी। तो मतलब इसकी जो x2z सीरीज आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, x2z इज इक्वल टू 1 इंटू z की पावर 3 प्लस 2 इंटू z की पावर 2 प्लस 3 z की पावर 1 प्लस 4z 0 प्लस 5z माइनस 1 प्लस 0z माइनस 2 प्लस 7z माइनस 3, कुछ इस तरह से आ जाएगी ये सीरीज़। तो हम इसे लिख सकते हैं x2z आ जाएगा हमारे पास z3 प्लस 2z² प्लस 3z प्लस 4, क्योंकि z की पावर 0 1 होता है, 4 इंटू 1 4 प्लस 5z इनवर्स प्लस 0 इंटू z की पावर -2 बिकम 0, तो ये 0 आएगा, प्लस 7 z माइनस 3, यानी कि जो इक्वेशन आई वो आई z³ प्लस 2z² प्लस 3z प्लस 4 प्लस 5z इनवर्स। अब इस 5z इनवर्स को हम लिख सकते हैं 5/z, इसी तरह 7z³ को हम लिख सकते हैं, 7z माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 7/z³। वी कैन राइट इट लाइक दिस 7/z³। सो ये लाइक x1n की तरह ही इक्वेशन आ गई है हमारी। सो दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में पूछा जा चुका है एग्जाम में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फाइंड दी z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। So first is n 1/3 n plus 3 un plus 3, and the second is n square un. This is also the important question. इसमें हम यहाँ पर हमें z ट्रांसफॉर्म निकालना है, ये 10 मार्क्स से पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पावर n+3 में दी है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बट अगर आपको समझ में आ गया तो यू विल कैन इजीली सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब जो गिवन है वो टर्म लिख लेते हैं। गिवन इज xn इज इक्वल टू n 1/3 n plus 3 un plus 3, ये हमारे पास गिवन है और फाइंड करना है हमें z ट्रांसफॉर्म यानी कि xz। अब 1/3 n un का z ट्रांसफॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में,
वो होता है 1/1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स। ये मैं नहीं समझाऊंगी यहाँ पे किस तरह से, आप प्रीवियस वीडियोस देखना, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये आता है इसका 1/3 एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म आता है 1/1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स। अब नाउ अप्लाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाय टाइम शिफ्टिंग 1/3 n प्लस 3 यू एन प्लस 3। इसका जब हम z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आएगा z क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 z इनवर्स। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से z3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो गया है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर हम देख लेते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का यूज करके बाय डिफरेंशिएशन इन z डोमेन, तब हमारे पास ये आ जाएगा n x1 n z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस z डी बाई डी जेड एक्स जेड, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, और x1z क्योंकि हम x ऊपर वाले फाइंड कर रहे हैं ये वाली वैल्यू, तो इसे रफ कर देते हैं। आपको याद रखना है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कैसे आया। इसके बाद n 1/3 n प्लस 3 यू एन प्लस 3 z ट्रांसफॉर्म किया तो माइनस z डी बाई डी जेड। इसमें हमने ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया, यहाँ से फिर हमारे पास आ गया ये z क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 z इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके बाद इसे मैं आगे यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ऊपर का रफ कर देते हैं। यहाँ से एक्स जेड आ जाएगा हमारे पास माइनस जेड, इसे जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस जेड डी बाई डी जेड जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ से एक्स जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए ये ऐसा हुआ है, डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1/3, और ये वाला z जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नीचे ऊपर z इनवर्स था, नीचे जाके इसके साथ z आया जिसे हमने यहाँ रख दिया और ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो ये z की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब इसे नीचे वाले को रफ कर देते हैं। इसके बाद ये आ जाएगा माइनस z, इसे हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट तो आप सबको करना आता होगा, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक्स जेड आ गया। इसके ऊपर जो वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगी वो भी देख लेते हैं। वो आएगी एक्स जेड इज इक्वल टू जेड 4/3 माइनस 3z डिवाइडेड बाय z माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज दी फॉर्मूला। द फॉर्मूला क्या कहेंगे, ये सॉल्यूशन है इसका। एक्स जेड इज इक्वल टू Z4 ब्रैकेट में 4/3 माइनस 3z डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में z माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास सेकेंड वाले में गिवन है xn इज इक्वल टू n स्क्वायर यू एन, और हमें फाइंड करना है एक्स जेड। ठीक है, अब इसमें यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी जानते हैं, वो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड इनवर्स। सो बाय डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन एन यू एन, ये आ जाएगा हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म माइनस जेड डी बाय डी जेड 1/1 माइनस जेड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे का मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ। ये आ जाएगा यहाँ से डिफरेंशिएशन, इसमें एक्स जेड इज इक्वल टू माइनस जेड डी डिवाइडेड बाय डी जेड माइनस जेड डी बाय डी जेड z/z माइनस 1। इसके बाद इसे हम लिख देंगे माइनस z डिफरेंशिएशन में d बाई डी जेड
इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस जेड जेड माइनस 1 इंटू 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप आप सबको डिफ्रेंशिएशन करना आता ही होगा। वहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड करी है इस तरह से। हम यहाँ पे सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें इसके आगे यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस जेड डी बाई डी जेड। सॉल्व करने के बाद ये बचेगा जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद ऊपर सॉल्व कर देते हैं। यह आ जाएगा एक्स जेड की वैल्यू माइनस जेड क्योंकि दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब इस तरीके से आएगा। ये एक्स जेड था और इसको जब दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो ये इस तरह से आया। मैं यहाँ पर इतनी फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई होप कि आपको ये इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना आता होगा। अगर किसी को नहीं आता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ से एक्स जेड की वैल्यू आ जाएगी। इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो जेड क्यूब माइनस जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 की पावर 4। यहाँ से एक्स जेड आ जाएगा जेड जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 की पावर 3 जेड माइनस 1 का क्यूब। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एन स्क्वायर यू एन। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये भी 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसे आप अच्छे से करें। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म में ज़्यादातर जो रेशो है वो न्यूमेरिकल का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ सीक्वेंस। कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है और सीक्वेंस गिवन है x1n इज इक्वल टू 1/4n un एंड x2n इज इक्वल टू 1/5 की पावर n माइनस 2 un माइनस 2 यूजिंग कॉन्वोल्यूशन इन z ट्रांसफॉर्म। कॉन्वोल्यूशन इन z ट्रांसफॉर्म। चलिए फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म ऑफ x1n जो है वो है z x1n इज इक्वल टू z अपॉन ये z माइनस 1/4 और x2n का है x2n इज इक्वल टू हमारे पास है 1/5 n माइनस 2 un माइनस 2। तो इसका आएगा z 1/5 पावर में n un, ये un इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय z माइनस 1/5। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऊपर वाली पावर वैल्यूज़ को रफ कर देते हैं। यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी z 1/5 n माइनस 2 un माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 z डिवाइडेड बाय z माइनस 1/5। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x2z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी z इनवर्स डिवाइडेड बाय z माइनस 1/5 और इसको हम लिख सकते हैं 1/z z माइनस 1/5। ये आ गई हमारे पास x2z की वैल्यू। बट हमें कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है तो उसके आगे कॉन्वोल्यूशन भी कर लेते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन में आ जाएगा यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में हम जानते हैं x z इज इक्वल टू x1z इंटू x2z होगा। तो x1z और x2z की वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे जो कि है हमारी x z आ जाएगा तब z अपॉन z माइनस 1/4 इंटू 1/z z माइनस 1/5। ठीक है, z से z कैंसिल हो जाएगा तो x z आ जाएगा हमारे पास 1/,
z माइनस 1/4 इंटू z माइनस 1/5। ठीक है, अब इसके आगे का यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो xn आ जाएगा हमारे पास 20। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब का हम कह रहे हैं यहाँ पे वो आ जाएगा। कहने का मतलब है इसमें कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना था, तो xz की वैल्यू ये जो हमने देखी है इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे और कॉन्वोल्यूशन सीक्वेंस जो है इस क्वेश्चन में जब फाइंड हो जाएगा तब ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ से xz की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इसका एलसीएम लेकर जो वैल्यू आएगी वो लिख लेते हैं। पहले xz जो आ रहा है ये यहाँ पे लिख देते हैं 1/z माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय इंटू z माइनस 1/5। अब जब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ से हम xn की वैल्यू लिख देते हैं, वो आएगी 20z इनवर्स 1/z माइनस 1/4 माइनस 1/z माइनस 1/5। ठीक है, इसके बाद ये xn की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से xn इज इक्वल टू 20 1/4 n माइनस 1 un माइनस 1 माइनस 1/5 n माइनस 1 un माइनस 1। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ये है कॉन्वोल्यूशन करने के बाद इसकी वैल्यू। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपसे हो जाएगा। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके अलावा कहीं से भी कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। और ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसमें कॉन्वोल्यूशन सीक्वेंस का यूज़ किया गया है, तो आप इसे अच्छे से करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा जो मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बताए थे उनके मैंने यहाँ सॉल्यूशन नहीं बताया, बट उनको आप अपने आप से करेंगे। और कहीं और से कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की। और इसके अलावा तो फिलहाल कोई क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट इनमें इसके अलावा नहीं मिला, जितने मिले मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे कवर करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूनिट 5 के सैम्पलिंग थ्योरम से रिलेटेड। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। और इसमें जो इसके हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।